Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss some most important topics with the revision session. अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक PDF ओपन कर रखा है और ये DU सोल का है और हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों का एग्ज़ाम 3 जून को है, तो उसके लिए आपको रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चाहिए होगी। तो ये लास्ट मिनट रिवीजन है उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की और उन बच्चों के लिए भी जिन बच्चों ने मेरे डिटेल्ड लेक्चर्स देखे हैं ईच एंड एवरी टॉपिक के। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिलेबस के साथ। तो सिलेबस के अंदर क्या क्या है? एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स, एडवर्टाइजिंग टारगेट ऑडियंस, पोजीशनिंग, एडवर्टाइजिंग बजट, क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, मीडिया प्लानिंग, एडवर्टाइजिंग थ्रू इंटरनेट, मीडिया डिसीजन, टाइप्स ऑफ मीडिया, मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, एडवर्टाइजिंग एजेंसी और इथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये सारे ही टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि एक लास्ट मोमेंट पे एक रिवीजन चाहिए होती है ताकि पूरा का पूरा कंटेंट रिवाइज हो जाए। हमने इतना कुछ पढ़ा है और वो एग्ज़ाम में अगर जब तक गेन नहीं करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। तो चलो कुछ क्रक्स स्टार्ट करते हैं और कुछ स्टार्ट करते हैं रिवीजन आप लोगों की 1 बाय 1 कि ये जो टॉपिक्स है वो कह क्या रहा है। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग क्या होती है, तो एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन आपको पढ़ के जानी है। अच्छा, आप लोगों को पता है मार्केटिंग में ना, अभी तो मार्केटिंग में और भी सारे पीस हो गए, लेकिन 4 पीस आते थे। अब 4 पीस में क्या है? प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। दीज आर 4 पीस जो कि कहीं ना कहीं आपकी मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा कि प्रमोशन में ही क्या आती है? आपकी एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो गई मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, ये आप लोग सोच सकते हो। तो सबसे पहले एक मैं आपको बता दूंगी डेफिनेशन इसकी। अब डेफिनेशन में कोई भी डेफिनेशन आप लोग जो भी आपको अभी तक मैंने जो भी डिटेल में कराई है वो, या आप लोग ने जो एडवर्टाइजिंग की एक डेफिनेशन तैयार कर रखी होगी वो। एडवर्टाइजिंग एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें क्रिएटिव टेक्निक्स आती है, पर्सुएसिव कम्युनिकेशन मास मीडिया आती है जो कि कहीं ना कहीं आइडिया, गुड्स उसको प्रमोट करती है, लोगों तक पहुंचाती है और कस्टमर को सेटिस्फाई करती है ताकि जो प्रोडक्ट उनको मिला है वो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को गेन करके ये समझ पाए कि वो प्रोडक्ट से वो चाहते क्या है, ठीक है। तो इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर के लिए की जाती है क्या? एडवर्टाइजिंग। तो एक डेफिनेशन तैयार हो गई आप लोगों के लिए। इसमें और भी काफ़ी सारी डेफिनेशन दी होगी तो आप लोग गो थ्रू कर सकते हो उससे ना। फिर उसके बाद इन्होंने अदर डेफिनेशंस में भी दे रखी है कि और डेफिनेशंस क्या क्या कह रही है। तो एक डेफिनेशन मुझे करानी थी तो वो मैंने आपको करा दी। अब आप लोगों का काम है कि आप कौन सी डेफिनेशन को प्रिपेयर करके जाते हो एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि अगर मैं एक एक डिटेल में डिस्कस करूंगी तो फिर ये रिवीजन सेशन नहीं है, फिर ये डिटेल सेशन बन जाएगा। फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है? ये पेड फॉर्म है। जैसे कि अगर आप पब्लिसिटी की बात करोगे ना, पब्लिसिटी वो पेड फॉर्मेट में नहीं आता, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। लेकिन एडवर्टाइजिंग के लिए आप पे करोगे, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, किसी भी मीडिया पे जाओगे तो आपको पे करना पड़ेगा। नाउ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन, आप लिंक नहीं होते, इससे पर्सनली लिंक नहीं हो। जो भी आपको ये प्रोवाइड कर रहा है उससे आप पर्सनली लिंक नहीं हो। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, आपको पता होता है कि इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन इसकी प्रमोशन कर रहा है। एडवर्टाइजिंग के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंट्रोल्ड, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो अपने हिसाब से। मास कम्युनिकेटेड मीडिया, मास कम्युनिकेटेड मीन्स लार्ज लेवल पे ये फैला जाता है। और परजुएशन, परजुएशन मीन्स लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कि सपोज एक सुपरस्टार है या कोई बॉलीवुड स्टार है या कोई क्रिकेटर है, अगर वो आपकी एडवर्टाइजिंग कर रहा है किसी प्रोडक्ट की तो आप लोग भी अज्यूम करोगे कि आप लोगों को भी वो इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप भी वो प्रोडक्ट को यूज़ करो। अब रोल क्या है? एडवर्टाइजिंग का रोल क्या है?
एडवर्टाइजिंग का रोल है मार्केटिंग रोल, मार्केट के अंदर का रोल, जैसे कि मार्केट में प्रमोट करना, प्रमोशन का, किसका, ब्रांड का भी कर सकते हैं, टारगेट पोजीशनिंग कर सकते हैं, अपनी प्रॉफिट इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। और देखो कौन सा रोल होता है, कम्युनिकेशन का रोल हो सकता है, इकोनॉमिक रोल हो सकता है। कम्युनिकेशन रोल, जब एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो एडवर्टाइजिंग किससे रिलेटेड है, अब जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए उससे रिलेटेड है कि नहीं। इकोनॉमिक रोल, इकोनॉमिक मीन्स ये आपके कस्टमर को इन्फ्लुएंस करेगी कि ये आपकी जो एडवर्टाइजिंग है, देयर आर 2 पॉइंट ऑफ व्यूज, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर 2 पॉइंट ऑफ व्यूज अबाउट हाउ एडवर्टाइजिंग अफेक्ट्स एन इकोनॉमी। इन द फर्स्ट प्लेस एडवर्टाइजिंग इन परसुएसिव कम्युनिकेशन, जो कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगी, और प्राइस द कस्टमर मेक्स डिसीजन ऑन दीज नॉन प्राइस फैक्टर्स, मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइस फैक्टर्स ही हों, नॉन प्राइस फैक्टर्स भी आपकी एडवर्टाइजिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट इज सोसाइटल रोल, सोसाइटी में एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा ना, कुछ कुछ एडवर्टाइजिंग सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी रेलिवेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी उनको दिखाया जाता है। जैसे कि आप अल्कोहल वगैरह की ले लो, ठीक है, टोबैको वगैरह की ले लो, वो भी। अब आप देखो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या आता है, पब्लिसिटी। ये पूरा जिस्ट बता रहा है आपका, एक एक चीज़ एक एक डिटेल में मैं लेके आई हूँ इसको, ताकि आप लोगों को लास्ट मोमेंट पे एक ऐसा लेक्चर मिल जाए जो कि पूरी चीज़ों को रिवाइज करा पाए। पब्लिसिटी क्या कहती है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, नॉन पेड फॉर्म होती है, और ये कंज्यूमर के वर्ड ऑफ माउथ से चलती है, ठीक है। और ये क्या करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई भी इम्पैक्ट क्लियर कर देती है। अब शायद मैंने इसके बीच में डिफरेंस कराया नहीं कि कराया, क्योंकि आई डिडंट गेट दैट एट दैट पॉइंट, कि मुझे ये याद नहीं है। तो एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी के बीच में एक बार डिफरेंस कर लेते हैं। मैसेज ओरिएंटेड फ्रॉम द एडवर्टाइजर स्पॉन्सर, और मैसेज ओरिएंटेड फ्रॉम द मीडिया, ये मीडिया से मिलता है, ये स्पॉन्सर से मिलता है। द आइडेंटिटी ऑफ द स्पॉन्सर पता होता है आपको, इसमें पता ही नहीं है आपका स्पॉन्सर। द स्पॉन्सर हैज इंटायर कंट्रोल, पूरी की पूरी तरीके से कंट्रोल होता है, मीडिया का कंट्रोल नहीं होता इस पे, पब्लिसिटी पे। ये परसुएसिव होती है, इन्फ्लुएंस करती है, जबकि ये इंफॉर्मेटिव होती है, कहीं ना कहीं आपको बताती है उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर स्पॉन्सर एंड एडवर्टाइजर पेमेंट क्या होता है, इसमें पे किया जाता है, इसमें पेमेंट नहीं होती। जबकि क्रेडिबिलिटी के अंदर, सिंस द मैसेज इज पेड बाय द एडवर्टाइज इज लेस क्रेडिबल, इसके अंदर ज़्यादा क्रेडिबल होता है, ये लेस क्रेडिबल है और ये मोर क्रेडिबल है। फिर नेक्स्ट देखो, एडवर्टाइजिंग जो मैनेजमेंट है इसकी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितनी इंपॉर्टेंट है, डिमांड बढ़ेगी आपकी एडवर्टाइजमेंट दिखाने से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज लेवल पे आपकी एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस होगी, क्योंकि ये मास डिस्ट्रीब्यूशन है। बिल्ड गुडविल, अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट अच्छा क्रिएट करती है तो ये एक तरीके से गुडविल क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट देखो, इनके मेन क्रक्स बताती हुई चल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट सप्लीमेंट सेल्समैनशिप। सप्लीमेंट सेल्समैनशिप का मतलब एडवर्टाइजिंग एक जॉब रोल प्ले करती है पर्सनल सेलिंग का, और ये आसान होती है कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत लार्ज लेवल पे कंपटीशन बढ़ता है, इससे नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना बहुत आसान हो जाता है। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, कंज्यूमर को नॉलेज बढ़ेगी, कंज्यूमर की अवेयरनेस बढ़ेगी, कंज्यूमर अपना जो परचेजिंग डिसीजन है वो ले पाएगा, वाइड वैरायटी मिलेगी उसे, उसको पहले ही पता चल जाएगा कि जिस प्रोडक्ट के लिए वो सीख कर रहा है क्या वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं। कंज्यूमर एजुकेट होगा, जैसे कि मैंने बोला ना, नॉलेज मिलेगी कंज्यूमर को। एक सेकेंड, नेक्स्ट देखो, इससे प्राइस रिड्यूस होगा, क्योंकि वो कॉस्ट में कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। मिडल मैन को क्या फायदा होता है, टर्नओवर बढ़ेगा, इससे उसकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी, है ना। देख रहे हो कम्युनिकेशन कैसे बढ़ सकती है, कम्युनिकेशन बढ़ेगी जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, मास मीडिया पे कम्युनिकेट कर रहे हो। लो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को करने का एक पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ेगा। सोसाइटी को क्या फायदा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है,
मीडिया जनरेट हो रही है, मीडिया मीन्स न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब। इनकरेज आर्ट एंड क्रिएटिविटी, आर्ट बढ़ रही है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, ठीक है, सोसाइटी को। स्टिमुलेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ रही है किसके थ्रू? एडवर्टाइजिंग, क्योंकि डिफरेंट एडवर्टाइजिंग ट्रीट की जाती है, डील की जाती है, उसके बाद ही वो आ पाती है मार्केट के अंदर। जैसे हमने प्री टेस्टिंग, पोस्ट टेस्टिंग सीखा था ना, कि प्री टेस्टिंग की जाती है, पोस्ट टेस्टिंग की जाती है, डिफरेंट तरीके से। इंसेंटिव टू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मीन्स बढ़ावा मिलेगा, देख रहे हो, बढ़ रही है वो चीज़, एकदम ग्रो कर रही है। नेक्स्ट उसके बाद देखो, क्रिएट सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस तो होएगी ना, अब पता चलेगा भाई लोगों को कि अच्छा इस तरीके की भी एडवर्टाइजमेंट है, तो लोग अवेयर होंगे। नेक्स्ट चैप्टर देखो, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि मैंने एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स पहले भी डिस्कस किए हैं, तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके क्रक्स में जाएंगे। एडवर्टाइजिंग के फंक्शंस और नेचर क्या क्या होता है। एडवर्टाइजिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। एडवर्टाइजिंग डिसीजन बाय सर्विंग एज अ क्राइटेरिया, ये एक प्रोसीजर है, ये उसके बाद ये प्लानिंग की जाती है, उसकी ऑर्गेनाइजिंग होती है, उससे रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है, एडवर्टाइजिंग की सेटिंग की जाती है, ऑब्जेक्टिव्स ड्रॉन अटेंशन, ठीक है, प्रोवाइड बेस फॉर इवेल्यूशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट को इवेल्युएट किया जाता है, समझ रहे हो, ये पूरी की पूरी एडवर्टाइजिंग के अंदर आएगी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, क्या क्या करता है ये? एक कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव है, एक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आपकी सेल्स बढ़ेगी एडवर्टाइजिंग से, मार्केट का शेयर बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी, नया प्रोडक्ट और मार्केट, ये हम पढ़ के हुए आए हैं, अभी अभी मैंने बताया। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, अवेयरनेस बढ़ेगा, डेवलप कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स आपको उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग पता लगेगी, अच्छा इस प्रोडक्ट में तो ना ये मिनरल्स हैं, मतलब ये प्रोडक्ट मेरे लिए हेल्पफुल है। क्रिएट कन्विक्शन, डिजायर, इच्छा बढ़ेगी आपको, कोई एडवर्टाइजमेंट देख के ना लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट तो हमारे पास होना चाहिए। और एक्शन, आपको पता चल पाएगा कि जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर करना चाहते हो उसका कुछ इनिशिएटिव लोग ले रहे हैं कि नहीं, एक्शन ले रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब ये पूरा आपको बता दिया, डिटेलिंग बता दी, ठीक है, इसको मैं इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी, मैंने बता दिया कैसे कैसे हेल्प करता है। मार्केटिंग वर्सेस कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं इसके, देखो इसको पढ़ लेते हैं। क्या है? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आर जनरली स्टेटेड इन कंपनीज मार्केटिंग प्लान, ये कंपनी का मार्केटिंग प्लान डिसाइड करता है, जो कि स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल होता है, मेजर कर सकते हो, सेल्स को मेजर कर सकते हो। गुड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को क्वांटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। टू बी इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव मस्ट बी रियलिस्टिक एंड अटेनेबल, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनाओ कि उसको अटेन किया जा सके। Many promotional planners approach promotion for communication perspective and believes that objective of advertising and other promotional mix elements to communicate information बताने के लिए। नेक्स्ट इज सेल्स एज एडवर्टाइजिंग गोल। अब आप नॉर्मल सी चीज़ है, मान लो मुझे एडवर्टाइजिंग लार्ज स्केल पे करनी है, क्यों करनी होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी है, सेल्स एडवर्टाइजिंग बढ़ाओगे तो सेल्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, इसी चीज़ को यहाँ पे जस्टिफाई किया गया है। फिर उन्होंने बोला प्रॉब्लम्स विद सेल्स ऑब्जेक्टिव, सेल्स ऑब्जेक्टिव्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नो अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग कैन सेल बैड प्रोडक्ट, अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो कोई भी अमाउंट आपकी वेस्ट नहीं होगी अगर आप प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या है, सेल्स के लिए कैसे काम करता है। सेल्स में एडवर्टाइजिंग प्रमोशन करोगे, टेक्नोलॉजी यूज करोगे, इकोनॉमी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, कंपटीशन, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स इन सब चीज़ों से अफेक्टेड होती है। देखो अगर एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन ज़्यादा करोगे तो सेल्स बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी अच्छी तो सेल्स अच्छी, इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी है, रिसेशन पीरियड चल रहा है, बैन पीरियड चल रहा है, बून पीरियड चल रहा है, तो उसके हिसाब से आपकी सेल्स इफेक्ट करेगी। बहुत अच्छा चल रहा है, मंदी चल रही है तो सेल्स बढ़ेगी नहीं। प्रोडक्ट की क्वालिटी, जितनी अच्छी क्वालिटी उतनी सेल्स, ऐसा अजम्पशन बेस्ड होता है। कंपटीशन, अगर सेल्स बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा तो भी वो इम्पैक्ट डालेगा आपकी सेल्स के ऊपर। प्राइस
कहीं ना कहीं प्राइस भी इन्फ्लुएंस करती है, प्राइस बढ़ेगा तो सेल्स डिमांड वगैरह कम हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन भी सेल्स का रोल इम्पॉर्टेंटली प्ले करती है। और एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन भी आपकी हेल्प करेगी। तो मैंने बता ही दिया एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन कैसे हेल्प करेगी। ये कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ये देखो क्या इफेक्ट कह रहा है, ये समझते हैं। ये कह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद क्या समझते हैं, लोगों को अवेयरनेस आती है 90%, कॉम्प्रिहेंड उसको एनालाइज करते हैं 70%, 40% उसको लाइक करते हैं, 20% उसको प्रेफर करते हैं और ट्रायल प्रेफर करते हैं कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट तो होना चाहिए, और ट्रायल हो गई 10% और उसको खरीद लेते हैं 5%। तो ये एक पिरामिड है, पिरामिड हो सकता है, वैसे तो आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इसको एक बार जस्ट फॉर द रिवीजन आप पढ़ के जाना कि अवेयरनेस, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर लाइकिंग, प्रेफरेंस, ये सब। डैगमार्क मॉडल मैंने बहुत डिटेल में कराया, उसको शॉर्टकट में मत करके जाना, इसलिए मैं इसको डिस्कस ही नहीं कर रही। इसको स्किप करने का मेरा यही रीज़न है कि आप ये डिटेल में ही करके जाओगे, ठीक है। एडाज मॉडल, डैगमार्क मॉडल, इसको आप, मैं इसमें लेक्चर में कंसिडर नहीं करूँगी, मेरे पार्ट फर्स्ट पे चले जाना तो आप लोगों को डैगमार्क मॉडल का डिटेल मिलेगा। तो पार्ट 1 के अंदर जो सबसे फर्स्ट पार्ट है एडवर्टाइजिंग की, उसमें डैगमार्क मॉडल, एडवर्टाइजिंग और एडाज मॉडल दोनों मैंने डिस्क्राइब किए हैं, उसको छोड़ के नहीं जाना है। डिटर्मिनेशन ऑफ इन टारगेट ऑडियंस, क्या हो रहा है ये, क्या हो जाता है बीच बीच में। नेक्स्ट देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस एंड पोजीशनिंग। इसके अंदर क्या क्या है, मार्केट में ना बहुत सारी सेगमेंटेशन होती है। मार्केट में हम सेगमेंट बनाते हैं। सेगमेंट कैसे, डिफरेंट कैटेगरीज वाइज बांट देते हैं अपने कस्टमर को। जैसे कि ये मार्केट है, मार्केट में बोलेंगे कि भाई ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है, ये साइकोग्राफिक है, ये इसके बेसिस पे है, ये इसके बेसिस पे है। अब हम डिफरेंट मार्केट को टारगेट करेंगे उसके हिसाब से, इसी को कहते हैं सेगमेंटेशन। डिवाइडिंग द टोटल मार्केट इनटू हेट्रोजीनियस मार्केट, अलग अलग मार्केट के हिसाब से बांट दिया। अब उसमें होमोजीनियस सब ग्रुप्स बनाएंगे कंज्यूमर के, इसको मैंने अलग अलग मार्केट में डाल दिया। इसको साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक और भी होती है 2-4 तरीके की। तो उसके अंदर फिर इनके अंदर सेम कंज्यूमर आ गए, इसमें भी सेम कंज्यूमर आ गए। मीन्स मार्केट को हेट्रोजीनियस तरीके से डिवाइड करना है और फिर उसको होमोजीनियस तरीके से इन्फ्लुएंस करना है। फिर इफेक्टिव सेगमेंटेशन अगर होगी तो क्या होगा इसके अंदर, देखो मैं बताया था ना, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक कैसे डिस्क्राइब कर रहा है ये। सबसे पहले है ज्योग्राफिक। ज्योग्राफिक होती है जो लोकेशन बेस्ड होती है। लोकेशन मीन्स रीजन, एरियाज, क्लाइमेटिक कंडीशन, अर्बन, रूरल। जब मैं इस तरीके से अपनी मार्केट को डिवाइड करती हूँ तो वो ज्योग्राफिक है। डेमोग्राफिक कैसे होती है, जब मैं एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, एजुकेशन, मतलब मैं ना सिर्फ 18 ईयर्स के लिए कोई प्रोडक्ट बनाऊंगी या मैं सिर्फ 20 to 22 ईयर के बच्चों को एजुकेशन दूंगी। तब जब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो डेमोग्राफिक आता है। डेमोग्राफिक के बाद समझो क्या है, बिहेवियर। बिहेवियर मीन्स कंज्यूमर को बांटा जाता है बेनिफिट के बेसिस पे, ओकेजन, यूजर का स्टेटस कैसा है, लॉयल है कि नहीं, कंज्यूमर की स्टेज कौन सी वाली है। जब ऐसे कंज्यूमर को बिहेवियर के बेसिस पे बांटा जाता है। और साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन जब पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल के बेसिस पे कंज्यूमर को बांटा जाता है, तो ये वाली कहलाएगी आपकी। नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी सेगमेंट्स टू एंटर, कितनी तरीके से आप एंटर कर सकते हो। कंसंट्रेटेड मार्केट, जब आप एक ओनली वन सब ग्रुप को पकड़ते हो। डिफरेंशिएटेड, अलग अलग मार्केट को पकड़ते हो, जैसे मारुति उद्योग। अनडिफरेंशिएटेड मार्केट, पूरी फर्म को एक तरीके से ट्रीट करते हो, जैसे कोका कोला। इसके सिर्फ एग्जाम्पल याद रख लो। टारगेट ऑडियंस कौन सी होती है, जब हम एक सूटेबल डिसाइड कर लेते हैं ना, मुझे इन कंज्यूमर के लिए प्रोवाइड करनी है अपनी फैसिलिटी, तो वो टारगेट ऑडियंस होती है। जब मैं मार्केट डिसाइड कर लेती हूँ तो वो टारगेट ऑडियंस कहलाती है आपकी।
फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग कॉपी। एडवर्टाइजिंग कॉपी एग्जिस्ट में बता देती हूँ। एडवर्टाइजिंग कॉपी क्या होती है? एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जो कि कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करेगा कंज्यूमर को। ये मैंने बहुत डिटेल में कराया है और इसमें आने के चांसेस हैं एग्जाम में, तो इसको स्किप करके मत जाना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए ज़्यादा डिटेल में उसको मतलब मैं प्रिफर करती जा रही हूँ कि ये आप कहाँ से देख सकते हो, वो आप कहाँ से देख सकते हो। एक आपको लेआउट देता है कि ये एडवर्टाइजिंग कॉपी का डिज़ाइन किस तरीके से रहेगा, वो एडवर्टाइजिंग कॉपी बताती है। ठीक है। एडवर्टाइजिंग अपील क्या होती है? जिसको देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है। अटेंशन सीकर जो होती है वो एडवर्टाइजिंग अपील है। डिटरमाइनिंग मीडिया मिक्स एंड मीडिया व्हीकल। मीडियम क्या है? जिसके थ्रू आप तक वो चीज़ पहुंच रही है। मान लो मैंने एडवर्टाइजिंग कर दी अपनी यूट्यूब के ऊपर, तो आपको जो यूट्यूब है ना वो मीडियम है आपका। ठीक है। क्या है भाई? फिर उसके बाद देखो, एक सेकेंड, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं छूटा? नहीं। डिटरमाइनिंग मीडिया मैसेज सोर्स। आपको कहाँ से, जैसे कि मान लो किसी सेलिब्रिटी ने बोला है मैं यूज जरूर करूंगी, अनाउंसर ने बोला है, इन्फ्लुएंसर ने बोला है, स्पोक्स पर्सन ने बोला है, मैम ने बोला है ना ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, तो वो क्वेश्चन जरूर करना है। तो मैं कौन हो गई? मैं आपको मैसेज सोर्स प्रोवाइड करने वाली हो गई। पोजीशनिंग क्या होती है? जब किसी चीज का ब्रांड या कोई चीज आपके दिमाग में पोजीशन कर जाती है कि भाई ये चीज तो बहुत अच्छी है। ठीक है। वो हो गई आपकी पोजीशनिंग। ठीक है। पोजीशनिंग इज द परसेप्शन जो हम मान लेते हैं एक ब्रांड के बारे में। ब्रांड इट ब्रिंग्स अबाउट इन द माइंड ऑफ टारगेट कंज्यूमर एंड रिफ्लेक्ट द एसेंस ऑफ दैट ब्रांड और प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल और नॉन फंक्शनल बेनिफिट, जो कि कहीं ना कहीं या तो आपको बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा, लेकिन इन सबको दिमाग में बिठाने का काम जो आपका ब्रांड का होता है ये आपका कहलाएगा पोजीशनिंग। कि आप उस चीज को ले कैसे रहे हो, परसीव कैसे कर रहे हो। पोजीशनिंग की अप्रोचेस क्या क्या है? देखो, एक तो हो सकता है कि आप आइडेंटिफाइबल हो, आप जानते हो उसको, या तो आप उसके मतलब आइडेंटिटी मीन्स आपने टाटा का नाम लिया, या आपने कोई भी एग्जाम्पल ब्रांड, कोई भी एग्जाम्पल ले लो यार, शूज का कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एडिडास वगैरह ले लो। ठीक है। या टाटा है, सोनी है, ये आप किससे ब्रांड से जस्टिफाई करो। एट्रीब्यूट मीन्स उसकी खूबी बता रहे हो कि भाई ये ना इतने लॉन्ग रन है, इसका बैटरी बैकअप तो बहुत अच्छा है, तो ये हो गया उसका एट्रीब्यूट। फिर टाइम आप बता रहे हो कि ये ना इस टाइम के लिए बहुत सुटेबल होती है, तो वो टाइम हो गई। प्राइस की क्वालिटी, अब तुम इसको लोगे ना तो आपका ना पैसा वसूल हो जाएगा, वो प्राइस की क्वालिटी है। प्रोडक्ट की कैटेगरी, कभी कभी आप प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से बताते हो कि जो डव ब्रांड है ना वो सोप के लिए बहुत फेमस है, ये जो है ना वो इसके लिए बहुत फेमस है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट यूजर, आप बोलते हो कि आप ये वाले यूजर हो तो आप ये प्रोडक्ट यूज करो। कार्स आर पोजीशन्ड एज इकोनॉमी की सेफ्टी के लिए, लग्जरी के लिए, कंफर्ट के लिए, स्टेटस के लिए यूज की जाती है। पोजीशनिंग बाय कॉम्पिटिटर, पोजीशनिंग बाय कॉम्पिटिटर मीन्स कॉम्पिटिटर की कैसी पोजीशनिंग होगी। दिस अप्रोच इज यूज्ड बेस्ड मार्केटिंग वांट कंज्यूमर टू बिलीव दैट द ब्रांड इज सुपीरियर और एटलीस्ट गुड एज ऑफर्ड बाय कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर को बहुत अच्छा इससे इम्पैक्ट पड़ रहा है, कॉम्पिटिटर उसको बैकअप ही नहीं कर पा रहा है उसको। डिटरमाइनिंग पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी, पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी में इसकी प्रोसेस क्या है एक तरीके से ये देख लो। सबसे पहले कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर कॉम्पिटिटर को इवैल्यूएट करते हैं उसकी पोजीशन, कंज्यूमर को एनालाइज करना उसकी पोजीशन, और फिर उनको उनकी देखरेख की जाती है। ठीक है। इन्होंने एक एक स्टेप को जस्टिफाई कर दिया होगा कि ये स्टेप ये कहता है। अच्छा, रिपोजिशनिंग तो रह गई, रिपोजिशनिंग रह गई। रुक जाओ एक मिनट, क्या हो रहा है इसको, ये रहा। रिपोजिशनिंग क्या होती है? जैसे मान लो आपकी पोजीशनिंग ना बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है, मान लो पीक पॉइंट पे आप चल रहे हो, लेकिन धीरे धीरे ना आपकी फर्म डिक्लाइनिंग फर्म बन रही है। तो जब डिक्लाइनिंग फर्म बन रही है तो आप ये देखोगे कि आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जब हम इम्प्रूवमेंट करते हैं ना अपने जो बनी हुई इमेज के ऊपर, तो उसको रिपोजिशनिंग कहते हैं। जो कि बनी हुई ब्रांड की पोजीशन जो बनी हुई है उसमें इम्प्रूवमेंट वगैरह करना रिपोजिशनिंग कहलाता है।
नेक्स्ट देखो एडवर्टाइजिंग बजट। एडवर्टाइजिंग बजट आपको क्या बताएगा? एडवर्टाइजिंग बजट बताएगा कि भाई मेरी एडवर्टाइजिंग 10 लाख का बजट बनाए, अब इसमें मैं कितनी तरीके की एडवर्टाइजिंग यूज़ कर सकती हूँ और एडवर्टाइजिंग मेरी मोस्ट इफेक्टिव कौन सी रहेगी, ये सब कुछ डिसाइड करता है एडवर्टाइजिंग का बजट। अब इन्होंने देखो क्या बोल रखा है कि जो आपका सेल्स रिस्पॉन्स मॉडल कौन सा होता है, एक सेकेंड, सेल्स रिस्पॉन्स मॉडल, ये कौन सा कर्व है? कॉनकेव डाउनवर्ड फंक्शन। कॉनकेव डाउनवर्ड फंक्शन मतलब आपको ये ऐसा बताएगा कि प्रमोशनल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप प्रमोशन पे खर्चा बढ़ाते जाते हो, सेल्स इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। पहले तो बहुत तेजी में बढ़ती रहती, फिर बढ़ेगी लेकिन एक धीरे धीरे स्पीड में, समझ रहे हो? डिक्रीजिंग रेट, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, इन अदर वर्ड्स एडिशनल प्रमोशनल रुपी ब्रिंग लेसर एंड लेसर सेल्स। और मतलब जब ज्यादा आप किसी चीज पे एक्सपेंडिचर करते हो तो वो कॉनकेव डाउनवर्ड फंक्शन मीन्स उसकी जो शेप है वो नीचे की तरफ घट जाती है, ये बोल रहे हैं। एस शेप्ड का क्या मतलब है? एस शेप्ड का मतलब है कि फॉलोड बाय स्टीप ग्रोथ एंड देन अ प्लेट्यू। इनिशियल एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंडिचर हैज लिटिल इम्पैक्ट ऑन द सेल्स इन द रेंज। एस शेप्ड रिस्पॉन्स कहता है कि थोड़ा ही बहुत फर्क पड़ता है। रेंज ए, इन रेंज बी एडिशनल प्रमोशन एक्सपेंडिचर ब्रिंग इंक्रीज्ड सेल, सेल्स बढ़ाएगी अप टू अ पॉइंट। इन रेंज सी द बेनिफिट ऑफ एडिशनल प्रमोशन एक्सपेंडिचर टेपर ऑफ। मतलब इन्होंने 3 कैटेगरी बना दी, ए बी सी। ए में कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत बढ़ेगा, बी में कह रहे हैं सेल्स इंक्रीज करेगी, और सी में कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी आपको सेल्स प्रोवाइड करेगा। मॉडल ये कहता है कि दैट अंटिल अ कंपनी हैज मिनिमम शेयर ऑफ वॉइस इट्स एडवर्टाइजिंग ब्रिंग इज नो बेनिफिट। अगर थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट करोगे ना तो उसका कोई भी इतना फायदा नहीं है। शेयर वॉइस क्या कहता है? शेयर वॉइस एडवर्टाइजिंग वेट ऑफ द ब्रांड कंपनी हैज एज अ परसेंटेज ऑफ द एडवर्टाइजिंग वेट ऑफ अ गिवन मार्केट और मार्केट सेगमेंट। एक्सपेंडिचर इन रेंज बी, बी क्या दे रहा है? बी ब्रिंग्स इन रिटर्न फर्स्ट एज एन इंक्रीजिंग रिटर्न देन एट डिमिनिशिंग रिटर्न। मतलब कह रहा है पहले इंक्रीज होगा और फिर डिमिनिशिंग रिटर्न, घटती हुई बढ़ेगी। देखो ऐसा है, ये कह रहा है कि ये बढ़ेगी 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 और फिर ये घट जाएगी, ये कॉनकेव डाउनवर्ड। और ये कह रहा है कि पहले बढ़ेगी नहीं, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर तेज की हो जाएगी, तेज की बढ़ जाएगी, और फिर क्या हो जाएगी? ये एक स्पेसिफिक रेंज ए बोलता है ये, फिर रेंज बी बोलता है कि ज़्यादा तेजी से, और रेंज सी बोलता है कि जब हद पार बढ़ जाएगी तो फिर वो अपनी एक स्टेबिलिटी पोजीशन में आ जाएगी। इसको ड्रॉ ज़रूर से करना अगर ये आए। मार्जिनल एनालिसिस कहता है कि जब आप एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर में 1 मोर यूनिट का एक्सपेंडिचर करते हो तो उससे कितना इफेक्ट पड़ता है आपकी सेल्स पे। आउटपुट ऑफ द सेल्स मैक्सिमाइज करती है। जैसे कि इसको समझो, ये सेल्स है, ये एडवर्टाइजिंग प्रमोशन कर रहे हो, कितना मार्जिन डिफरेंस इनके बीच में, और ये है प्रॉफिट। मतलब जैसे जैसे आप सेल्स जैसे जैसे आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, पहले एडवर्टाइजिंग समझो, ये है एडवर्टाइजिंग का ग्राफ, ये जैसे जैसे आप एडवर्टाइजिंग बढ़ा रहे हो ना, आपका जो यहाँ पे सेल्स है ना वो भी बढ़ रही है, लेकिन एक स्टेज पे वो सिंपल हो गई। और यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन क्या बताया? पहले तो तेजी से बढ़ा और फिर मार्जिन भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे आ गया। देखो इसको अलग से रिप्रेजेंट करती हूँ, ये इस तरीके से आ गया। और फिर ये प्रॉफिट पहले तो बढ़ा, घट के बढ़ा, क्योंकि आप एडवर्टाइजिंग ज्यादा करते हो तो आपका पैसा ज्यादा जा रहा है, बढ़ा, लेकिन फिर ये फ्लैटेड हो गया। ये मार्जिनल एनालिसिस कहती है। ये सब इतने डिटेल टॉपिक्स में ज़्यादा कवर नहीं है, इसलिए मैंने सोचा एक पर्टिकुलर आपका लेक्चर बनाया जाए जिसमें इन टॉपिक्स को भी कंसिडर किया जाए। फिर इन्होंने बोला कंसिडरिंग सेल एज अ डायरेक्ट, मतलब रिजल्ट प्रमोशन अगर करोगे तो कहीं ना कहीं आपका इफेक्ट पड़ेगा। बजटिंग के अप्रोचेस जो होंगे वो कितने बोल रखे? टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ से बढ़ेगी और वो नीचे को तरफ जाएगी जब आप एडवर्टाइजिंग करोगे तब।
देखो इन दोनों को यहाँ जस्टिफाई किया है। क्या किया है? टॉप डाउन बजटिंग और बॉटम अप बजटिंग। टॉप डाउन क्या कहती है? टॉप मैनेजमेंट सेटिंग द स्पेंडिंग लिमिट। ये बता देगा आपको 10 लाख का बजट बनेगा, 10 लाख का आपका खर्चा करना है। प्रमोशन बजट सेट टू स्टे विद इन स्पेंडिंग लिमिट, और उनको उस लिमिट के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच क्या कहती है? प्रमोशन ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे, एक्टिविटीज की जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रमोशन, और यहाँ पे टोटल प्रमोशन बजट को अप्रूव किया जाएगा टॉप मैनेजमेंट से। ये दो चीजें इसके अंदर आएगी, एक टॉप डाउन और एक लो। अफोर्डेबल मेथड वो कंपनी टू कंपनी डिफर करती है कि वो कौन सा मेथड अपनाते हैं। कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, देख लो ये नया वर्ड है तो उसको समझ लो। बहुत सारी एडवर्टाइजिंग बेस देयर एडवर्टाइजिंग मीडिया एलोकेशन ऑन कॉम्पिटिटर्स एक्सपेंडिचर। जो कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड है ना, ये कॉम्पिटिटर के एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड होता है कि उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड है। आर्बिट्रेटर, ये मेथड्स आ गए। मेथड्स मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं, जस्ट रिव्यू के लिए समझ लो। आर्बिट्रेटर एलोकेशन क्या बताएगा कि जितना नेसेसरी है उतनी एडवर्टाइजिंग करो। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड पहले ही डिसाइड हो जाता है कि इतना परसेंटेज हमें जितनी भी सेल्स हो या जितनी भी प्रॉफिट हो उसका बचा के रखना है एडवर्टाइजिंग के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ सकते हो आप। इसके नुकसान क्या क्या है कि इसके नुकसान ये है कि एक लिमिटेड फॉर्मेट है। एडवर्टाइजमेंट को एक खर्चे की तरह ट्रीट किया जाता है, जबकि एडवर्टाइजिंग एक प्रॉफिट की तरह भी